हेलो एवरीवन, लर्नाक्युलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका। ये इसके पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्नोत्तर को करने जा रहे हैं। इसके प्रश्नोत्तर पृष्ठ संख्या 29 में दी हुई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? इसका उत्तर है, रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। सब कुछ अर्थहीन सा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अतिद्रियता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मीय सुख प्रदान कर रही थी। कहता है कि रात में जो झिलमिलाते सितारे थे वह लेखिका को किस तरह, वो एक तरह से सम्मोहित कहा जा सकता है, किस तरह से उसको अपने ओर खींच रहा था। तो कहता है कि रात के अंधकार में जो सितारे थे वह लेखिका को जो है एक जादुई सा एहसास करवा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था जैसा कि मानो कि उसका जो है अस्तित्व अपना क्या हो गया हो, वो सब कुछ स्थगित हो गया हो, सब कुछ रुक गया हो, सब कुछ अर्थहीन हो गया हो। मतलब किसी चीज का कोई भी मीनिंग हो ही नहीं। उसकी चेतना जो है वो शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अति निंद्रियता में डूबी हुई थी। मतलब उनको इतनी सुख की अनुभूति हो रही थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। ठीक है। और वह जादुई उजाले में नहा रही थी। उससे ये सारे चीजों से उसे क्या हो रहा था, एक आत्मीय सुख, मतलब जिससे आत्मा को तृप्ति मिले, वो प्राप्त हो रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया था? गंतोक जो था उसे मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? क्या रीजन था उसका, क्या कारण था? तो चलिए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, गंतोक के लोगों की मेहनत ही थी कि गंतोक आज भी अपने पुराने स्वरूप में को कायम रखे हुए है। उनका अथक प्रयास ही उनकी प्रकृति की धरोहर को संजोए हुए है। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोग ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। कहा जा रहा है इस उत्तर में कि गंतोक के लोग इतने मेहनती होते हुए हैं कि वहाँ वो शहर जो है वो उनका जो पुराना स्वरूप था, जैसा वो दिखता था वैसा ही बना करके उन्होंने रखा था। उनकी जो भी प्राकृतिक छटा थी, प्राकृतिक धरोहर थी, उन सभी को जो है वो लोग संभाल करके रखे हुए थे। यहाँ तक कि वहाँ का जो जीवन था, गंतोक के लोगों का जीवन, वो बहुत ही जो है वो कठिन जो है परिस्थिति में गुजरना पड़ता था उन लोगों को। उन सब के बावजूद जो है, उन कठिनाइयों के बावजूद वो लोग क्या किए थे, उस शहर को काफी खूबसूरत बना करके रखा था। इसलिए लेखिका ने उसे क्या कहा था, मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा। तीसरा प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? कहा जा रहा है कि वहां पे कभी सफेद कलर का, कभी जो है रंगीन कलर का जो है वो झंडा, पताकाओं वही हुआ एक तरह का झंडा वो फहराया जा रहा था। आखिर वो किस अवसर को दिखाता था? तो इसका उत्तर है, यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इसलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती है। कहा जा रहा है जब किसी की मृत्यु हो जाए तो 8 जो है वो 108 सफेद पताकाएं फहराई जाती थी, और जब कोई ओकेजन मनाया जा रहा हो, कोई त्योहार या फिर कोई खुशी जो है दिखाया जा रहा हो, तो कौन से कलर के रंगीन पताकाएं वहां पे फहराई जाती थी। चौथा प्रश्न है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी, लिखी। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जितेन नार्गे था, जितेन नार्गे कौन था? वो जो एक नहीं होता, टूरिस्ट लोग जब जाते हैं उनको घुमाया जाता है इधर उधर यात्री लोगों को, वही था। तो जितेन नार्गे ने जो है सिक्किम की प्रकृति के बारे में लेखिका को क्या क्या जानकारियां दी, क्या क्या बताया उसे, उसको आपको लिखना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, पहला, नार्गे के अनुसार सिक्किम में घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। नार्गे ने लेखिका को बताया कि यहाँ पे सिक्किम में जो है वो क्या मिलेंगी, बहुत सारी घाटियां मिलेंगी। अब घाटियां होती क्या है? घाटियां होती है 2 छोटे छोटे
पहाड़ जैसे जो होते हैं ना, उनके बीच के जो भाग होते हैं जहाँ से नदियाँ निकलती है, वो सब घाटियाँ कहलाती है, जो काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। तो वही कहता है कि वहाँ पे घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ जो है देखने को मिलेंगी। दूसरा था, नार्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु व नए कार्य की शुरुआत पर फहराए जाते हैं। ध्वजा का रंग सफ़ेद और रंग बिरंगा होता है। फिर जितेन नार्गे ने लेखिका को बताया कि रास्ते में जाते हुए जो है आपको ध्वजा मिलेगा, पताकाएं मिलेंगी, सफ़ेद पताकाएं और रंगीन पताकाएं। तो सफ़ेद पताकाएं जो होती है वो यहाँ पे शोक का वो चिन्ह है, और रंगीन पताकाएं जो है वो त्योहारों का और खुशी का चिन्ह। ठीक है, अगला गौ नंबर है, सिक्किम में भी भारत की ही तरह घूमते चक्र के रूप में आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं व कल्पनाएं एक जैसी थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार भारत के लोग पाप पुण्य, अंधविश्वास, विश्वास, आस्थाओं, इन सब पर विश्वास करते हैं, इन सब सारी चीज़ों को मानते हैं, उसी प्रकार सिक्किम के भी लोग वहाँ पे मानते थे। अगला है घ नंबर, वहाँ की युवतियाँ बोकू नाम का सिक्किम का परिधान डालती हैं, जिसमें उनके सौंदर्य की छटा निराली होती है। कहा जा रहा है कि वहाँ की लड़कियाँ, युवतियाँ जो है किस तरह का ड्रेस पहनती हैं, वो बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनती है, जिसका नाम क्या था, बोकू था। ठीक है, वहाँ के घर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ के बीच छोटे छोटे होते हैं। कहा जा रहा है कि घाटियों की जो घरें होती थी वो काफ़ी छोटी छोटी होती थी। वहाँ के लोग मेहनतकश लोग हैं, काफ़ी मेहनती लोग हुआ करते थे। वह जीवन काफ़ी मुश्किलों से क्या था, भरा हुआ था। बच्चों को बहुत दूर ऊंचाई पर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था, क्योंकि दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। कहा जा रहा है कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के बच्चे जो थे वो काफ़ी दूर जाते थे पढ़ाई के लिए, क्योंकि विद्यालय जो है वो पास में नहीं था। इन सब के विषय में नार्गे लेखिका को बताता चला गया। अगला है अंग नंबर, नार्गे के अनुसार सिक्किम के कटाओ शहर की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को मात देते हुए दिखाई देती है। यहाँ तक कि जितेन नार्गे ने लेखिका को यह भी बताया कि सिक्किम में एक शहर है। कौन सा शहर है? कटाओ नाम का शहर। कटाओ की जो खूबसूरती है वो स्विट्जरलैंड की भी खूबसूरती को वो पीछे छोड़ देती है। अगला प्रश्न आपका 5वां प्रश्न है। ये प्रश्न आपके पृष्ठ संख्या 30 में दी हुई है। ठीक है, 5वां प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई देती है? एक चक्र था लॉन्ग स्टॉक में लगा हुआ, वहां का चक्र देखते हुए लेखिका को ऐसा एहसास क्यों हुआ कि नहीं, पूरा भारत जो है वो एक समान है, कहीं कोई जो है अंतर नहीं है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कवि लॉन्ग स्टॉक की जगह पर गई। वहां एक कुटिया में घूमता चक्र है। मान्यता है इसे घुमाने से सारे पापों का नाश होता है। लेखिका के अनुसार भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको लोग की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं हर जगह एक सी मिलेंगी। कहा जा रहा है कि लेखिका जब कवि लॉन्ग स्टॉक नाम के जगह पर गई तो वहां पे एक कुटिया में जो है एक चक्र लगा हुआ था, और वहां पे ऐसी मान्यता है कि वो चक्र को जो भी घुमाएगा उससे क्या हो जाएगा कि सारे उसके पाप धुल जाएंगे। तब लेखिका को एहसास होता है कि भारत के किसी भी जगह पे हम लोग यदि चले जाएं तो हर जगह ये आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, ये सब पाप पुण्य हर जगह हमें मिलती है। तो उसको ऐसा लगा कि नहीं, पूरे भारत क्या है, एक समान है। फिर कहा कि हर जगह उनके भगवान बदल जाएं, पूजा के तरीकों में अंतर हो, परंतु विश्वास सदैव एक सा रहेगा, और यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देता है, जहां पूरे भारत की आत्मा एक सा प्रतीत हो ऐसा जाना पड़ता है। कहा जा रहा है कि लेखिका यहाँ पे कह रही है कि कहीं भी आप पूरे भारत में चले जाएं, लोगों की ये अलग बात है कि लोगों के पूजा करने के तरीके अलग हैं, भगवान वो लोग अलग अलग मानते हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो वो लोग भी भगवान को पूजते हैं, वो लोग भी पूजा करते हैं। तो पूरे भारत में ये चीज जो है दिखाई देता है। तो इससे क्या पता चलता है कि पूरा भारत जो है वो एक सूत्र में बंधा हुआ है, और भारत की आत्मा क्या है, एक है। ठीक है, 6ठा प्रश्न है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। जितेन नार्गे क्या था? एक गाइड था। मैंने कहा ना कि टूरिस्ट लोग जो आते हैं, यात्रीगण जो आते हैं, उनको घुमाने के लिए जो होता है उसको गाइड कहा जाता है। ठीक है, तो जितेन नार्गे एक जो है बहुत ही अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड में क्या क्या जो है वो गुण होने चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, नार्गे एक कुशल गाइड था।
वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। जितेंद्र नार्गे किस प्रकार एक अच्छा गाइड था? क्यों? क्योंकि उसको जो वहाँ पे जहाँ पे घुमा रहा था उसको हर एक जगह, हर एक क्षेत्र के बारे में बहुत ही अच्छे से पता था। और यहाँ तक कि वो चूंकि घुमाने का कार्य करता था, इसलिए वो उसका जो पेशा था घुमाने का, वो अपने पेशे के प्रति काफी समर्पित था। ठीक है, तो एक कुशल गाइड में क्या गुण होने चाहिए? एक कुशल गाइड में अनेक गुण होने चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला है, एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कहा जा रहा है एक गाइड कैसा होना चाहिए? जिस इलाके को से वो घुमा रहा है, जिस इलाके में घुमा रहा है, उस इलाके की बहुत ही अच्छी तरीके से उसको जानकारी होनी चाहिए। अगला है ख नंबर, उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, कब क्या होगा, कैसे जलवायु है, कब कैसा परिवर्तन आ जाएगा, कब बाढ़, कब बारिश, कब ठंड। ठीक है, यहाँ तक कि उसके इतिहास, मतलब क्या वहाँ पे कैसे क्या घटनाएं हुई हैं वहाँ की, वो सारी जानकारी होनी चाहिए। गौ नंबर है, एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो। कहा जा रहा है कि एक कुशल गाइड कैसा होना चाहिए? वहाँ पे जो घूमने वाले जो यात्री आते हैं उसके प्रश्नों का उत्तर दें, वो भी जो प्रश्न पूछे वहाँ से संबंधित, वहाँ जो घूम रहे हैं उससे संबंधित, उसके सारे प्रश्नों का उत्तर जो है कुशल गाइड में होना चाहिए। अगला है घ नंबर, एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। कहा जा रहा है कि एक कुशल गाइड को विश्वास भी दिलाना आवश्यक है कि नहीं, वो जो है सच्चा है और ईमानदार है, क्योंकि भ्रमणकर्ता जो होते हैं वो किस पर पूर्णतः वो विश्वास किस पर रख सकते हैं? एक गाइड पर ही विश्वास रख सकते हैं। उसके पास और कोई चारा नहीं होता है कि वो कहाँ पे घूमेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे। तो ये सारा कार्य किसका होता है? एक गाइड का होता है। तभी क्या होता है कि एक गाइड का और जो भ्रमणकर्ता होते हैं दोनों के बीच जो है एक आत्मीय संबंध बन पाता है। चलिए अगला देखते हैं। अंगा नंबर है, गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके, वह अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। अगला है कि एक कुशल गाइड को बुद्धिमान भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कभी ऐसी परिस्थिति आ गई जब जो भ्रमणकर्ता होते हैं वो मुश्किल में पड़ गए, तो ये गाइड का ही कार्य है कि उसकी रक्षा वो करें। ठीक है, अगला है 4 नंबर, गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। अब गाइड ही अच्छा नहीं रहेगा, घुमाने वाला ही अच्छा नहीं रहेगा, तो भ्रमणकर्ता क्या होंगे? उब जाएंगे। वो अच्छे से बता नहीं पाएगा कि ये जगह कैसा है, किससे संबंधित है, यहाँ पे क्या घटनाएं हुई। तो उससे क्या होगी? भ्रमणकर्ता जो होंगे वो उब जाएंगे। जब उब जाएंगे तो उनका प्रयोजन सफल नहीं हो पाएगा घूमने का। इसलिए एक कुशल गाइड को जो है वो बहुत ही अच्छा लुभावना होना चाहिए ताकि भ्रमणकर्ता का प्रयोजन सफल हो जाए। ठीक है, इसके लिए उसे हर छोटे बड़े प्राकृतिक रहस्यों के बारे में ज्ञान हो जो यात्रा को रुचिपूर्ण बनाए। इसके लिए गाइड को क्या होना चाहिए? हर एक चीज के बारे में, हर एक रहस्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर है, एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना आवश्यक है। इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि बनी रहती है। कहा जा रहा है कि एक कुशल गाइड की वाणी में प्रभावशाली होनी चाहिए, मतलब उनकी जो बोली है वो मधुर बोली होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मधुर इन द सेंस ऑफ सिर्फ मीठा बोली। ठीक है, वो क्या होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। उनका प्रभाव जो है वो भ्रमणकर्ता पर होना चाहिए कि नहीं, जो भी गाइड बोल रहा है वो सही बोल रहा है, कुछ हमें बहला नहीं रहा है किसी बात से। और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि इससे क्या होता है? बनी रहती है कि नहीं, गाइड पर यदि विश्वास है तो वो सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। ये जो यात्रा की है, सिक्किम की यात्रा की है लेखिका ने, इस यात्रा में उन्होंने जो भी बताया है उसके बारे में कहा है लिखने के लिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। गंगटोक के होटल की बालकनी से उसे हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती, परंतु मौसम की खराबी के कारण वह उसके दर्शन नहीं कर पाई। जहाँ पे वो ठहरी थी गंगटोक में के होटल में, वहाँ के बालकनी से क्या दिखाई दे रहा था? हिमालय की जो तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा, वो दिखाई दे रहा था, लेकिन चूंकि मौसम खराब था इसलिए वो वहाँ पे जा नहीं पाई। पर चारों तरफ उसे तरह तरह के रंग बिरंगे फूल दिखे
जिसने उसे मोहित कर लिया। काफी जो है सुंदर सुंदर फूल भी दिखे रंग बिरंगे। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियां और फूलों से लदी घाटियां थी। मार्ग जरूर खतरनाक था, परंतु उसके चारों ओर मनोहारी व आत्मीय सुख देने वाले दृश्य थे। कहा जा रहा है चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो मार्ग तो खतरनाक होगा ही। मार्ग खतरनाक था, लेकिन वहां का जो दृश्य था वो बहुत ही मनमोहक था। ठीक है। युमयोंग के करीब जैसे जैसे वह बढ़ने लगे, रास्ते में वीरान, सकरे व जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। कहा जा रहा है कि एक जगह का नाम है युमयांग में जैसे ही वो करीब उसके जाने लगे, काफी जो है जो रास्ते थे वो वीरान, मतलब लोग वहां पे कम जाया करते थे, सकरे भी होने लगे। और चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो काफी जो है घुमावदार रास्ते हो रहे थे। ठीक है। और हिमालय बड़ा होते होते अब विशालकाय लगने लगा। चूंकि वह हिमालय के करीब जा रही थी, जब हम पहाड़ों के करीब जाते हैं तो वो विशाल लगता ही है, इसलिए उसे भी हिमालय क्या था, काफी विशाल लग रहा था। घाटियां गहराती गहराती पाताल नापने लगी। जब ऊंचे पहाड़ों पर वो जाने लगी तो घाटियां काफी गहरी लगने लगी देखने में। वादियां चौड़ी होते गई और वादियां फूलों से भरने लगी। काफी जो है वो फूलों से भरी थी वो वादियां। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग पहुंच गए हो। लेखिका यहाँ पे बता रही है कि वो दृश्य इतना सुंदर था जैसे कि लग रहा था कि स्वर्ग की अनुभूति दे रहा हो। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात थे, तो वहीं नीचे चांदी की तरह कौंध मारती तीस्ता नदी। वहां पे जो है नदी भी थी, तीस्ता नदी। ठीक है। और ऊंचे ऊंचे जलप्रपात थे जिसके जो जल थे वो कैसा लग रहा था, मानो दूध रहे देखने में, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। इस अनुपम दृश्य को देखकर हिमालय के प्रति उसका असीम प्रेम सम्मान के रूप में झुक गया। 7 सिस्टर्स वाटरफॉल देखकर तो लेखिका मंत्रमुग्ध हो गई। जब लेखिका उधर गैंगटॉक के तरफ घूमने गई तो उसने एक वाटरफॉल देखा, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। ठीक है। जब उस वाटरफॉल को उसने देखा तो वो काफी लुभावना था, बहुत ही जो है अच्छा लग रहा था देखने में। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर भाव विभोर हो गई, जिसने उसके हृदय को काव्यमय बना दिया। लेखिका जो है वो जो दृश्य देखी, सिक्किम गैंगटॉक तरफ का जो दृश्य देखी, उस दृश्य को देखकर वो काफी मनमोहक था वो दृश्य, और इतना जो है वो सुंदर था कि लेखिका उससे क्या हो गई, भाव विभोर हो गई। मतलब पूरा उसका प्रभाव जो है लेखिका पर पड़ गया। ठीक है। 8वां प्रश्न है, प्रकृति उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। कहा जा रहा है कि जब लेखिका घूमने गई थी तो प्रकृति के उस छटा को देखने के बाद उसे कैसा लगा। इसका उत्तर है, प्रकृति के उस अनंत विराट और स्वरूप को देखकर लेखिका को असीम आत्मीय सुख की अनुभूति होती है। इन सारे दृश्यों में जीवन के सत्य को लेखिका ने अनुभव किया। इस वातावरण में उसको अद्भुत शांति प्राप्त हो रही थी। कहा जा रहा है कि जब उसने उस अनंत और विराट स्वरूप के, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को जब देखा तो उसे एकदम आत्मीय सुख मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा को तृप्ति मिल गई हो। ठीक है। इन सारे दृश्यों में क्या है, जीवन के सत्य को लेखिका ने अनुभव किया कि नहीं, सही में जीवन क्या है वो यहाँ आकर के पता चलता है। ठीक है। और वातावरण में उसे क्या हुआ, उसे काफी शांति प्राप्त हुआ। इन अद्भुत व अनूठे नजारों ने लेखिका को पल मात्र में ही जीवन की शक्ति का एहसास करा दिया। लेखिका को जो है बहुत अच्छा जो है एहसास हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ही अद्भुत लग रहा था देखने में जो है। ठीक है। उसे ऐसा अनुभव होने लगा मानो वह देश और काल के सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बह रही हो और उसके अंतर्मन की सारी तामसिकताएं और सारी वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई हों। कहा जा रहा है कि वहां जाने के बाद जो है ऐसा लग रहा था मानो जैसे कितने दूर हम सारे सरहदों को पार करके चले आए हैं, और जो भी तामसिकताएं और जो भी वासनाएं होती थी सारी चीजें वहां पे नष्ट हो जाती, सारी खत्म हो जाती थी। क्यों? उस प्रकृति की छटा को देख करके। और वह चिरकाल तक इसी तरह बहते हुए असीम आत्मीय सुख का अनुभव करती रहे। और उसे ऐसा लग रहा था काश मैं यहीं पे जो है रह जाऊं और एकदम चिरकाल, मतलब जब तक मेरी उम्र है, जब तक मेरी आयु है, मैं इसी चीज को अनुभव करते रहूं। आपका 9वां प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। कहता है कि जो प्रकृति से संबंधित जो भी सौंदर्य थे वहां के अलौकिक सौंदर्य, मतलब लौकिक जो नहीं हो। ठीक है। आनंद में डूबी हुई जो दृश्य थी, काफी आनंदमयी जो दृश्य थी, उस सारे दृश्य के बारे में कौन कौन से ऐसे दृश्य थे जो लेखिका को झकझोर गए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, परंतु जीवन के कुछ सत्य जो वह इस आनंद में भूल चुकी थी, अकस्मात वहां के जनजीवन ने उसे झकझोर दिया।
कहा जा रहा है जब लेखिका हिमालय की तरफ उस दौरान जो यात्रा करने में उसे अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ, वो सब कुछ वो भूल चुकी थी, लेकिन एक सत्य था जो अचानक उसे याद आया, उसे झकझोर दिया। वहां कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। कहा जा रहा है कि वहां पे जो है, जब लेखिका ने रास्ते में जाते हुए पहाड़ी औरतों को देखा कि ये औरतें कर क्या रही है, तो ये औरतें जो है वो जो हम लोग यात्रा पर आते हैं उन लोगों के लिए रास्ते बना रही है पत्थरों को तोड़ करके। उस चीज ने लेखिका को काफी झकझोर दिया। उनके आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल व हथौड़े थे। जिन औरतों की हाथ जो है वो काफी मुलायम, काफी जो है अच्छे होते हैं, उनके हाथ में क्या थमा हुआ देखा था लेखिका ने? कुदाल देखा था और हथौड़े देखे थे। कईयों की पीठ पर भी बच्चे भी बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ कि ये हम सैलानियों के भ्रमण के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं। लेखिका ने कुछ औरतों के पीठ पर क्या देखा? बच्चे बंधे हुए देखे। तब उसे आश्चर्य लगा कि हम लोग सैलानी लोग जो घूमने आते हैं, सिर्फ उनके लिए ये लेखिकाएं, ये जो औरतें हैं, वो औरतें क्या कर रही है? मार्ग बना रही हैं। ठीक है, वहां जहां पर जान कब जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ऊंची पहाड़ियां पर वो औरतें काम कर रही हैं। कब जो है कौन सा पत्थर खिसक जाए, कब क्या हो जाए, किसी को भी पता नहीं। इनके लिए यह भोजन मात्र पाने का साधन है और हमारे जैसे सैलानियों के लिए मनोरंजन का। वो लेखिका यहाँ पे बहुत ही अच्छा बात बताती है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ताकि उसे कुछ पैसे मिले, वो भोजन कर सकें। लेकिन लेखिका जो है कहती हैं कि जो उनके लिए भोजन का साधन है, लेकिन हम लोगों के किस चीज का साधन है? मनोरंजन का। हम लोग क्यों घूमने जाते हैं? अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं। दूसरी बार उसकी जादुई निद्रा तब टूटी जब उसने पहाड़ी बच्चों को उनसे लिफ्ट मांगते देखा। 7-8 साल के बच्चों को रोज 3-3.5 किलोमीटर का सफर तय कर दूर स्कूल पढ़ने जाना पड़ता था। कहा जा रहा है कि एक दूसरा दृश्य लेखिका ने तब उसे झकझोर दिया जब देखा कि पहाड़ी बच्चे जो हैं रोज 3-3.5 किलोमीटर की दूरी तय करके क्या करने जाते थे? पढ़ाई करने के लिए बहुत दूर जाते थे। ठीक है, स्कूल के पश्चात वे बच्चे मवेशियों को चराते हैं तथा लकड़ियों के गट्ठर भी ढोते हैं। तीसरे, लेखिका ने जब चाय की पत्तियों को चूनते हुए सिक्किमी परिधानों में ढकी हुई लड़कियों को देखा, बोकू पहने उनका सौंदर्य इंद्रधनुष छटा बिखेर रहा था। तीसरा जो है कब जो है उसे झकझोर दिया गया, तो लेखिका ने क्या देखा कि सिक्किम की जो लड़कियां हैं, जो युवतियां हैं, वो बोकू जो कपड़े हैं उस कपड़े को पहन करके जो है वो क्या कर रही हैं? चाय की पत्तियों को तोड़ रही हैं। जब उसने ये चीज देखा तो ऐसा लग रहा था मानो बोकू जो कपड़े पहने हों वो क्या है? इंद्रधनुष प्रतीत होता है। ठीक है, रंग बिरंगा, जिसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्हें मेहनत करती हुई इन बालाओं का सौंदर्य असह्य लग रहा था। लेखिका को एहसास हुआ कि ये जो लड़कियां हैं वो कितने मेहनतकश हैं, कितने मेहनती हैं। 10वां प्रश्न है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। कहा जा रहा है कि जो भी यात्रीगण वहां पे घूमने जाते हैं, ठीक है, उन लोगों को घूमने में, वहां की दृश्य को देखने में जो वो लुभावने होते हैं, उन दृश्यों को वैसा बनवाने में या फिर उनको संजोकर रखने में किन किन लोगों का साथ होता है उसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गाइड के बिना जो है कहीं भी हम लोग बाहर नहीं घूम सकते हैं अच्छे से। गाइड को क्या होता है? सब कुछ पता होता है वहाँ की प्रकृति के बारे में कि कैसा क्या है, भौगोलिक स्थिति के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होता है। ठीक है, इसलिए गाइड का बहुत बड़ा हाथ होता है, जो अपनी जानकारी व अनुभव से सैलानियों को प्रकृति व स्थान का दर्शन करवाता है। गाइड क्या करता है कि अपने अनुभव के आधार पर, अपनी जानकारी के अनुसार क्या करता है, वो सैलानियों को इधर उधर ले जाता है, घुमाता है और वहां का दर्शन कराता है। वहां के स्थानीय निवासियों व जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। वहाँ के जो लोग होते हैं, स्थानीय लोग, उनका भी जो है बहुत ही वो मायने रखते हैं। उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि ये ना हो तो वो स्थान नीरस व बेजान लगने लगते हैं। कहा जा रहा है कि वहाँ के जो लोग होते हैं उसको संजोकर रखने में क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं, नहीं तो उन लोगों के बिना क्या होगा, वो बेजान सा लगने लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण, अपने मित्रों व सहयात्रियों का साथ पाकर यात्रा और भी रोमांचकारी और आनंदमयी बन जाता है। और जब हम अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ घूमने जाते हैं तो यात्रा बहुत ही आनंदमयी रहता है। 11वां प्रश्न है
कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। एक बहुत ही सुंदर जो है वो पंक्ति है, कहा जा रहा है कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। ये समाज जो है, क्या ये जो लोग हैं वो कितना वो लेते हैं और कितना वो प्रकृति को देते हैं, ये जो कथन है इसके आधार पर स्पष्ट करना है कि जो लोग हैं देश के, वो आर्थिक प्रगति, ये हमारा जो देश है वो अच्छे से आगे बढ़े, उसमें कहाँ क्या भूमिका है उनकी। तो चलिए उत्तर देखते हैं। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उसे उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता, परंतु फिर भी वो असाध्य कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। कहा जा रहा है कि हमारी जो आम जनता है, हमारे देश के जो आम लोग हैं, वो जितना करते हैं हमारे देश के लिए, उसका जो है आधा भी उन्हें वापस नहीं मिलता। फिर भी वो ये सब को मद्देनजर रखते हुए, ये सब को हटाते हुए वो करते हैं, अपने कर्तव्य पर क्या रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, अपने कार्य को करते हैं। वो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नाम मात्र का ही अंश प्राप्त होता है। कहा जा रहा है कि जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो समाज का कल्याण तो करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी वापस नहीं मिलता। यदि ये आम जनता ना हो तो देश की आर्थिक प्रगति बिगड़ जाएगी। इन्हीं के श्रम के कारण देश की आर्थिक प्रगति बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर यदि ये लोग पर्वतों पर या मुश्किल स्थानों पर कार्य न करे तो मार्ग बनना आसान न होगा। कहा जा रहा है कि जो आम जनता है, इन्हीं के बदौलत क्या होता है, ये हमारी देश की आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छे से बनी हुई है, ठीक है, और बढ़ती भी है इन्हीं के वजह से। एक उदाहरण दिया गया है कि यदि मान लीजिए आम जो लोग जो होते हैं, जो पर्वतों पर राह बनाते हैं सैलानियों के लिए, या फिर एक और उदाहरण ले सकते हैं हम सबसे बड़ा, जो कृषक होते हैं, जो किसान होते हैं, वो हमारे देश के क्या है, वो एक तरह के पिलर का काम करते हैं हमारे देश के लिए, ठीक है। तो उन लोगों की वजह से क्या होती है, हमारी आर्थिक स्थिति सही होती है। हम कैसे सैलानियों को घुमाने के स्थानों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि सैलानियों से प्राप्त पैसों से ही देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और जो लोग पहाड़ियों में रास्ता बनाते हैं, वो लोग यदि रास्ता ना बनाएंगे तो लोग जो है कोई घूमने नहीं आएंगे, कोई यात्रा नहीं करेंगे, और जब यात्रा नहीं करेंगे तो हमारी देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, बहुत ही बिगड़ जाएगी। तो ये सबसे क्या कहा जा रहा है कि हमारे देश की यदि आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो सैलानी जब घूमते हैं, इधर उधर यात्रा करते हैं, उनके वजह से भी होती है। सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, अभी तो सभी क्षेत्रों में आम जनता ही भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिर्फ ये एक क्षेत्र कृषि या फिर यहाँ पे जो कहा गया है पहाड़ियों पर रास्ता बनाना, यही एक क्षेत्र नहीं है। ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जिनमें क्या करती है, आम जनता का साथ होता है हमारे देश की आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने में। अगला प्रश्न है 12वां, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम लोग जानते हैं दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। तो आज की जो पीढ़ी है वो किस प्रकार प्रकृति के साथ वो खिलवाड़ करी है, इसके बारे में लिखना है, और इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। हमारे कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल व रसायन होते हैं, जिसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। साथ में घरों में निकला दूषित जल भी नदियों में ही जाता है, जिसके कारण हमारी नदियां लगातार दूषित हो रही हैं। अब नदियों का जल पीने के लायक नहीं रहा। इसका जीवंत उदाहरण यमुना नदी है। कहा जा रहा है कि जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है, या फिर हमारी जो आज की पीढ़ी है, ये क्या है, औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है। और जब औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है तो क्या हो रहा है, कल कारखाने बढ़ रहे हैं। कल कारखाने बढ़ने से उनकी जो रसायन युक्त जो जल होते हैं वो नदियों में मिला दिया जाता है, जिससे बहुत सारी मछलियां या फिर जलीय जंतु जितने हैं वो मरते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, प्रकृति पर पड़ रहा है, हमारी पृथ्वी पर पड़ रहा है। यही जो है इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है यमुना नदी। यमुना नदी आज इतनी दूषित हो चुकी है कि वो नदी नहीं नाला बन चुका है, ठीक है, जो आज एक नाले में बदल गई है। वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा का कटाव होने लगा है, जो बाढ़ को आमंत्रित कर रहा है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि वन जो होते हैं, उसके पेड़ जो होते हैं क्या करते हैं, मिट्टी को जकड़ करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। लेकिन जब हम लोग वन को ही काट देंगे, पेड़ ही ना रहेंगे, तो मिट्टी का कटाव हो रहा है, और जिसके वजह से बाढ़ भी जो है वो अधिक आ रहा है। दूसरे अधिक पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है, जिसे वायु प्रदूषित होती जा रही है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि पेड़ क्या करते हैं, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए अति आवश्यक है। जब पेड़ ही काट दिए जा रहे हैं तो क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जा रही है, वातावरण में बढ़ती जा रही है, जिससे वायु भी प्रदूषित हो रहा है। हमें चाहिए
कि हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें। हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग एक बहुत ही बड़ा जो है वो कदम उठा सकते हैं कि सबसे पहले जो ये पेड़ की कटाई है या जंगलों की कटाई, इसे रोकना चाहिए, प्रदूषण को फैलाने से रोकना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा, हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। हमें नदियों की निर्मलता व स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि नदी की निर्मलता और स्वच्छता बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, जलीय जीवों के लिए भी, हम लोगों के लिए भी। तो इसके लिए क्या हो कि कल कारखानों के जो गंदे पानी होते हैं, गंदे जल जो होते हैं, उसको उसमें नहीं बहाना चाहिए। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों की जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। सबसे पहला जो बात है वो बात ये है कि लोगों को जागरूक बनाना। जब तक लोग सोए हुए रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो लोगों को जागरूक बनाना पड़ेगा कि नहीं, प्रदूषण फैलाने से क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। और तो और क्या हो रहा है, जलवायु भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक, और सबसे बड़ा जो अभी एक मुद्दा बना हुआ है वो है आपका वैश्विक तापन। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो ग्लेशियर के जो बर्फ हैं वो पिघलते जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि आज से यदि 50 साल या 100 साल बाद क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी जो है वो जलमग्न हो जाएगी यदि हम लोग संभल के ना रहें तो इसका अच्छा सा उपाय यही है कि हम लोग प्रदूषण फैलाने से बचाएं। नेक्स्ट है आपका 13वां प्रश्न। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। फिर वही है कि प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, स्नोफॉल में कमी। जो हल्के फुल्के जो स्नोफॉल होते हैं, जो बर्फ के हल्के रूप को स्नोफॉल कहा जाता है। ठीक है, तो बर्फ के हल्के रूप में जो पृथ्वी पे पड़ते हैं उसमें कमी देखी जा रही है। इसके अलावे भी प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हैं उसको लिखना है। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर है, प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। पहला जो अभी हम लोग इसके ऊपर चर्चा किए हैं कि प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो रहा है। ठीक है, सांस की अनेक सारी बीमारियां हो रही है इससे। जलवायु पर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कहीं पर बारिश की अधिकता हो जाती है तो किसी स्थान पर सूखा पड़ जाता है। यदि इसका उदाहरण लिया जाए तो कभी कभी देखते हैं कि अचानक से बिहार में या असम में काफ़ी बाढ़ आ जाती है, तो राजस्थान या फिर अन्य प्रदेशों में काफ़ी गर्मी होती है। तो इसी के एवज में एक उदाहरण लेकर के ये कहा जा सकता है कि कहीं पे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, तो कहीं पे बाढ़ आ जाती है। किसके कारण ये सब कुछ हो रहा है? सब कुछ प्रदूषण के कारण हो रहा है। हमारे वातावरण में कुछ भी संतुलित रूप से जब नहीं चल रहा है तो प्रदूषण के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, अचानक से कुछ भी हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, कहीं पर बारिश नाम मात्र की होती है, जिस कारण गर्मी में कमी नहीं होती। मौसम पर तो इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखने बनती है। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका होता है। सर्दियों के समय में या तो कम सर्दी पड़ती है या कभी सर्दी का पता ही नहीं चलता। हम लोग जैसे कि जान रहे हैं कि अभी भी क्या होता है कि गर्मी के दिनों में इतना इसका पारा बढ़ जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, काफ़ी गर्मी लगती है। फिर क्या होता है, सर्दियों में जो है कभी कभी ऐसा लगता है, एहसास होता है कि ठंड तो अभी तक आ ही नहीं रही है। ठीक है, ठंड पता नहीं, धीरे धीरे ठंड जो है कम होती जा रही है, ऐसा अनुभव होता है। ये सब किसके कारण हो रहा है? सब कुछ प्रदूषण के कारण ही संभव हो रहा है। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल पा रहा और पेट संबंधी अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो रही है। जल प्रदूषण हो रहा है, यहाँ तक कि जल की कमी हो रही है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जो है मैंने एक न्यूज पढ़ा था, उसमें दिया गया था कि चेन्नई जो है ऐसा शहर घोषित कर दिया गया है जहाँ पे अंदर में जल, यानी कि बोरिंग करने से क्या हो रहा है, जल निकल ही नहीं रहा है, वहाँ पे पानी अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था। तो इससे क्या हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि हमारा पोल्यूशन हम लोग कितना अधिक बढ़ा रहे हैं, कितने मात्रा में हम लोग जो है वो चीज़ों को दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यहाँ तक कि प्रदूषित जल पीने से क्या हो रही है, बहुत सारी बीमारियां, पेट संबंधी बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण है। अब ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य में कान संबंधी रोग हो रहे हैं। अभी के जमाने में ये फेमस डीजे, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इतने अधिक ध्वनि में बजाया जा रहा है कि लोगों को तरह तरह की बीमारियां, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से क्या हो रहे हैं, बहुत सारी कान संबंधी बीमारियां भी हो जा रही हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं वो मानव पर प्रभाव डाल रहा है, साथ ही हमारी पृथ्वी पर भी प्रभाव डाल रहा है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न,
कटाओ पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। मैंने जैसे कि कहा था पहले भी कि कटाओ जो है वो सिक्किम का एक शहर का एक क्षेत्र का नाम है। कहा जा रहा है कि कटाओ पर कोई भी दुकानें नहीं है, यह एक तरह का वरदान है। कैसे? इसका उत्तर है, यदि अधिक दुकानें खुली हों तो सैलानियों का अधिक आगमन आरंभ हो जाएगा, जिस कारण उसकी सुंदरता पर भार पड़ जाएगा। कहा जा रहा है कि हम लोग जैसे कि जानते हैं कि दुकानें रहेंगी तो वहाँ पे यात्री भी अधिक आएंगे, और जब यात्री आएंगे तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि यात्री जो है वहाँ की सुंदरता खराब हो जाएगी। कैसे खराब हो जाएगी? क्योंकि वहाँ पे जो भी वाहन वगैरह का अधिक दुरुपयोग होने से क्या होगा, वायु में प्रदूषण बढ़ जाएगा। सैलानियों द्वारा जगह जगह इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक थैली, गिलास आदि चीज़ों से प्राकृतिक सौंदर्य घट जाएगा। होता क्या है, जब सैलानी पहुंचते हैं, यात्री पहुंचते हैं, तो वो जो है खाने पीने के सामानों का उपयोग करते हैं। बहुत सारी पॉलीथीन, प्लास्टिक थैली, ये सब की चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, उपयोग करके वहाँ पे छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ की सुंदरता क्या, रंग बिरंगे फूल दिखेंगे, सिर्फ पॉलीथीन ही पॉलीथीन दिखाई देते हैं, तो उसकी सुंदरता क्या होती है, बहुत ही खराब हो जाती है। इसलिए वहाँ दुकानों का न होना उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि कटाओं में यदि दुकान नहीं है तो एक क्या है, एक ये वरदान है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 15वां प्रश्न। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? कहा जा रहा है प्रकृति ने जल को जमा करने की व्यवस्था कैसी की है, इसको लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर है, प्रकृति सर्दियों के समय पहाड़ों पर बर्फ बरसा देती है, और जब गर्मी शुरू हो जाती है तो उस बर्फ को पिघलाकर नदियों को जल से भर देती है, जिससे गर्मी से व्याकुल लोगों को गर्मियों में जल की कमी नहीं होती। कहा जा रहा है कि जब ठंड का मौसम होता है तो पहाड़ों पर क्या होते हैं, बर्फ जम जाते हैं। फिर वही गर्मी का जब मौसम आ जाता है तो वही बर्फ पिघल करके नदियों में पानी के रूप में आता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जल की कमी जो है वो महसूस नहीं होती है गर्मियों में। यदि प्रकृति ने बर्फ के माध्यम से जल संचय की व्यवस्था न की होती तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक जल आपूर्ति संभव नहीं थी। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि यदि ठंड में बर्फ ही नहीं जमता, ठीक है, तो वो जल जो है गर्मियों में हमें कहाँ से प्राप्त होता। तो इस प्रकार प्रकृति ने खुद जो है हमें क्या दिया, जल संचय की व्यवस्था की है। 16वां प्रश्न है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहा जा रहा है कि जो देश की सीमा पर जो है कहीं बर्फ में, कहीं जो है समुद्र में, ये सब जगह में जो है देश की सीमाओं पर क्या करते हैं, हमारे सैनिक जो है वो रक्षा करते हैं हमारे देश की। उनके प्रति हमारा क्या जो है कार्य होना चाहिए, क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, उसको लिखना है। तो इसका उत्तर है, हमारे सैनिकों, फौजी भाइयों को उन बर्फ से भरी ठंड में ठिठुरना पड़ता है जहां पर तापमान शून्य से भी नीचे गिर जाता है। वहां नसों में खून को जमा देने वाली ठंड होती है। वह वहां सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं और हम आराम से अपने घरों पर बैठे रहते हैं। यदि हम आज सुरक्षित हैं अपने घरों में तो किसके वजह से हैं? फौजी भाइयों की ही वजह से हैं। ठीक है, वो जो है, यदि तिब्बत वगैरह की बात की जाए जहाँ पे सैनिक रहते हैं, ठीक है, या हिमालयी क्षेत्रों में, तो उस सारे क्षेत्रों में इतनी ठंड होती है जहाँ पे तापमान क्या होता है, 0 डिग्री से भी नीचे चले जाता है, और इतनी ठंड होती है कि ऐसा लगता है जैसे उन फौजियों का जो ब्लड है, जो खून है उनके शरीर का, वो भी जम जाएगा। ठीक है, फिर भी वो क्या करते हैं, वो सीमा पर जो है तैनात रहते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, ताकि हम लोग सुरक्षित अपने घरों में रह सकें। वे हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं, एक सजग प्रहरी की तरह सीमा की रक्षा करते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके परिवार वालों के प्रति सदैव सम्माननीय व्यवहार करें। सबसे जरूरी बात यही है कि जब भी किसी फौजी भाई के परिवार वाले हों या फिर खुद वो हों तो उन्हें सम्मान की नज़र से देखें। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारी रक्षा के लिए बहुत कुछ करते हैं। जिस तरह वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, हमें उनके परिवार वालों का ध्यान रख उसी तरह अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें किसका ध्यान रखना चाहिए? उनके अगल बगल में यदि किसी फौजी भाई के परिवार वाले हैं तो उनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या करें, हम अपने कहीं ना कहीं जो है हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। उनका अनादर नहीं करना चाहिए, सदैव उनको अपने से पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी जगह हो। इसके द्वारा हम कुछ हद तक अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी फौजी भाई या उनके परिवार वालों को कभी भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए, उनको पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, इसी के द्वारा कहीं ना कहीं जो है हम क्या कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं। इस तरह हम लोगों ने इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को कंप्लीट किया। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही कई अन्य जो है वो प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे आगे भी। धन्यवाद।